गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे, आई होप सो। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज सुरेश फिजिक्स शाहपुर। सुरेश फिजिक्स शाहपुर। जी हाँ बच्चों, प्यारा सा चैनल है सुरेश फिजिक्स शाहपुर। और शाहपुर में हमारा जो है ऑफलाइन क्लास भी चलता है, जहाँ हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। तो आइए आप ऑनलाइन जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। तो चलिए, हम लोग क्या की स्टार्ट किए थे, 11th और 12th क्लास का बेसिक चला रहे थे। 11th का बेसिक है जो कि 12th में भी काम करेगा, ठीक है ना। इसको 11th 12th नहीं समझना है, हम लोग फिजिक्स के लिए बेसिक क्लास स्टार्ट किए थे मैथमेटिकल टूल्स के नाम से, जिसमें बेसिक मैथ पढ़ने वाले हैं। आज उसका लेक्चर नंबर 3 है। आज उसका लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, यानी संदर्भ विन्यास क्या है। और इसमें भी आज हम लोग इंटर करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग चेंज पढ़े थे ना, फाइनल माइनस इनिशियल। हम लोग अब पढ़ेंगे रेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी रेट ऑफ चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि में परिवर्तन का दर। राशि में परिवर्तन तो होता है, उसका दर क्या है? दर कह ले तो यानी कि उसका स्पीड क्या है, प्रति इकाई में कितना कितना चेंजेज आया प्रति इकाई में। और इकाई क्या है? टाइम भी हो सकता है, दूरी भी हो सकता है, रेडियस भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिजिकल क्वांटिटी है। और कितना चेंजेज आया है वो भी क्या है? क्वांटिटी है। आएंगे तो इस पे देखेंगे। फिलहाल जो है हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और संदर्भ विन्यास क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी भी समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट किया जाए क्लास को। चलिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इस बात पर जाने से पहले आपसे एक प्रश्न किया जाए, जो कि आप जवाब अभी तो नहीं देंगे, कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है ना। तो प्रश्न यही है, जैसा कि हम लोग शाहपुर में भी पढ़ा रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा बच्चों, जो इधर इलाके का है वो शाहपुर जानते होंगे, कि शाहपुर कितना दूर है। सवाल क्या है कि शाहपुर जो है, शाहपुर जो है कितना दूरी पर है, कितना दूरी पर है, ये चीज आपको बताना है। ओके, तो शाहपुर कितना दूरी पे है, तो बड़ी आसान सवाल है सर। 6 किलोमीटर पे है। नहीं जी, हाँ 6 किलोमीटर पे है ना, 6 किलोमीटर पे है। कोई बोल रहा है नहीं सर 3 किलोमीटर पे है। अलग अलग आंसर आ रहा होगा, है ना बात। कोई कह रहा होगा सर जी यहाँ से तो सर जी 15 किलोमीटर है, हम करनामेपुर से बता रहे हैं। कोई कह रहा है हम सरना से बता रहे हैं। कोई कह रहा है हम सहजौली से बता रहे हैं। कोनो कहेगा नहीं सर 30 किलोमीटर है, हम आरा चंदवा से बता रहे हैं। कोनो कहेगा नहीं सर 750 किलोमीटर है, हम दिल्ली से बता रहे हैं। अलग अलग आदमी अलग अलग जवाब देगा। सवाल आपने क्या पूछा था कि शाहपुर कितना दूर है, तो शाहपुर भाई अलग अलग स्थान से अलग अलग दूरी पर है, और अलग अलग स्थान पर रहने वाले व्यक्ति अपना अलग अलग आंसर देंगे। और बताइए सबके सब सही है कि नहीं है? सारे के सारे सही हैं, तो किसका मान्य हो? ऐसे में तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। कोई एक ही ना मानना होना चाहिए। एग्जाम में किसी सवाल का जवाब देना हो कि बताइए क्या पूछ रहे हैं, गोलघर कितना दूरी पे है। कोई कहेगा सर जी 100 किलोमीटर, हम बक्सर से बता रहे हैं। कौन कहेगा 800 किलोमीटर, हम कहीं और से बता रहे हैं। कौन कहेगा गोलघर ये पासे में है, हम पटना से ही बता रहे हैं। बताओ, सब के सब सही बता रहा है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमको कुछ नियम कानून बनाने चाहिए, ठीक है ना। कि जो कुछ भी होगा हम एक डिस्टेंस तय कर दें कि शाहपुर का जो डिस्टेंस है सब लोग बताएंगे आरा से। कहाँ से? आरा से। अब सबको हम लोग निश्चित बोल दिए कि आरा से बताना है। तो आरा से इसका डिस्टेंस जो है शाहपुर का 30 किलोमीटर है। कितना? 30 किलोमीटर। अब जो कोई भी आएगा आरा से शाहपुर के बीच का डिस्टेंस पूछा जाएगा तो वह 30 किलोमीटर बोलेगा। चाहे हम बताएं या करनामेपुर में स्थित व्यक्ति कोई बताए, वो भी बोलेगा आरा से शाहपुर के बीच में 30 किलोमीटर। कोई दिल्ली में बैठा हो, उससे भी पूछा जाएगा आरा और शाहपुर के बीच का दूरी क्या होगा, तो 30 किलोमीटर ही बोलेगा।
उसको हम एक निश्चित बिंदु दे दिए कि तुमको यहीं से बताना है। कहाँ से बताना है? आरा से बताना है। तो कुछ भी सवाल हो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। हम लोग स्टडी ऑफ मोशन करने जा रहे हैं, यानी कि गति का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें पार्टिकल का हम लोग वेग देखेंगे, वेलोसिटी देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, विस्थापन देखेंगे, त्वरण देखेंगे जो कि एक्सेलरेशन होता है। इन सारी चीज को देखने जाएंगे और कोई अलग ही लेवल का बताने लगे तो भैया डिस्टरबेंस होगा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करें, एक निश्चित बिंदु तय किया जाए, ठीक है ना। और गति अध्ययन करने के लिए एक आदमी स्पेशल रखा जाए और उस आदमी के पास घड़ी होना चाहिए, टाइम देख के अपना बताए कि कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ कितने टाइम में पहुंचा, किस स्पीड से पहुंचा, क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या टाइम है। यह सारा कुछ अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए एक व्यक्ति हमारे पास होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जर्वर। क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वर। ठीक है। उसके हाथ में घड़ी होना चाहिए और उसका एक एक्सिस होना चाहिए, ठीक है ना। इसको मिटा दे रहे हैं। उसके पास जो है एक्सिस होना चाहिए, एक्सिस होना चाहिए, ठीक है ना। उसके पास एक्सिस होना चाहिए, ठीक है ना। वन डायमेंशनल मोशन है तो कम से कम एक एक्सिस, टू डायमेंशनल मोशन है तो कम से कम दो एक्सिस, और थ्री डायमेंशनल मोशन है तो तीनों एक्सिस चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल दो ही एक्सिस लिए हुए हैं, जिसमें हम लोग यहाँ 1, यहाँ 0,0 होता है, जिसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोला जाता है? मूल बिंदु, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड कंटिन्यू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड आगे भी कंटिन्यू हो जाए, ठीक है। तो एक आपके पास ओरिजिन होना चाहिए और उस ओरिजिन पर एक व्यक्ति बैठा होना चाहिए, जिसको हम लोग ऑब्जर्वर बोलेंगे। यह व्यक्ति है, हाथ फैला के यहाँ पे खड़ा है, और उसके हाथ में एक घड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? घड़ी। वह भी घड़ी कौन सी घड़ी? दीवाल घड़ी और ये रेलवे घड़ी नहीं, स्टॉप वॉच घड़ी, जिसमें 0 बजता हो और 0 बजते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, रेलवे के बाद 25, 26, मतलब कि वापस नहीं आए वैसी घड़ी, जो कि स्टॉप वॉच है। ओके। तो हमारे पास मोशन का स्टडी करना है तो सबसे पहले एक ऑब्जर्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑब्जर्वर, जिसको हिंदी में प्रेक्षक बोला जाता है, ठीक है। एक दूसरा ऑब्जर्वर जो है उसके हाथ में स्टॉप वॉच होनी चाहिए, स्टॉप वॉच, ठीक है, स्टॉप वॉच होनी चाहिए। तीसरा बात, उसके पास एक्सिस सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना। एक्सेस, एक्सेस हो गया फुल फॉर्म, यानी कि उसके पास अक्ष होना चाहिए, अक्ष होना चाहिए। चौथा, उसके पास ओरिजिन होना चाहिए, ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु। क्या? मूल बिंदु होना चाहिए। ओरिजिन यानी मूल बिंदु उसके पास होना चाहिए, ठीक है ना। इन सारे चीज आपके पास पर्याप्त मात्रा में है तो आप किसी मोशन का स्टडी कर सकते हैं। और ये जितना भी चीज चारों लिखवाया गया है, इन्हीं को जो है कलेक्टिवली एक साथ कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, संदर्भ विन्यास कहा जाता है। ओके। क्या कहा जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, संदर्भ विन्यास कहा जाता है। तो संदर्भ विन्यास क्या है? तो किसी भी मोशन को स्टडी करने के लिए, किसी भी पार्टिकल का मोशन का स्टडी करना चाहते हैं, गति का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आपके पास कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, जिससे ताकि जो है आगे चल के कंफ्यूजन उत्पन्न ना हो। इसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? एक प्रेक्षक होना चाहिए, ऑब्जर्वर, जो मोशन को स्टडी करेगा और वो हमको बताएगा कि टाइम कितना लगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्टेंस क्या हुआ, पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है। ये सारा चीज जो है, विस्थापन, त्वरण, गति, ये सारा प्रेक्षक जो है हमको बताएगा। एक प्रेक्षक हमारे पास होना चाहिए। दूसरा, एक घड़ी होनी चाहिए जिसमें वह टाइम देखेगा। और कौन सी घड़ी होनी चाहिए?
स्टॉप वॉच, जो जीरो बजता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंटिन्यू चलते जाता है, वापस मुड़ के नहीं आता है। 12 के बाद 1 नहीं बजता है, 13 बजेगा, 24 के बाद 1 नहीं बजेगा, 25 26 27 28 ऐसे बजता है। उस घड़ी को हम लोग जो है स्टॉप वॉच बोलते हैं। वो होना चाहिए, एक्सिस सिस्टम होना चाहिए, अक्ष होना चाहिए, उस ओरिजिन के होना चाहिए। ऑब्जर्वर जो है प्रेक्षक, उसके पास अपना एक्सिस होना चाहिए, उसी के हिसाब से बताएगा। जैसे जो कोई भी पार्टिकल है यहाँ है, थोड़ा इसको यहाँ रखा जाए, तो यहाँ जो है तो यह पार्टिकल यहाँ है, पार्टिकल ए इस पॉइंट पे है, या कोई पार्टिकल जो है पॉइंट ए पे है, तो उस आपसे पूछा जाएगा कि पार्टिकल कहाँ है, तो पार्टिकल कहाँ है, और आप मान के चल जाइए कि यहीं पे बैठे हैं, तो आप तो कह देंगे ना जी, यहाँ से 6 स्टेप जाइएगा, यानी 0,6 पे आप बोलिएगा 0,6 पे का है, कैसे कि आप 5 पे बैठे थे, तो एक्स में तो आपने चला ही नहीं, तो एक्स में आपने चला ही नहीं, तो एक्स का आपने 0 रख लिया, और वाई में आपको 6 स्टेप जाना था, 6 यूनिट जाना था, 6 इकाई 6 इकाई, तो आपने 6 बता दिया, 0,6 बिल्कुल सही बताया है आपने। बट जो है कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, वही बात, हाँ कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ऑब्जर्वर के हिसाब से देखा जाए तो 1 2 3 4 5, एक्स में 6, एक्स में 5 और वाई में 6, यानी ऑब्जर्वर के हिसाब से हमने जो ऑब्जर्वर बैठा रखा है इसके हिसाब से 5,6। कोई यहीं पे होगा तो उसके लिए तो बोलेगा कि यहीं पे है, कोई आपको कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं। तो इस बात का कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए ओरिजिन सिस्टम होना चाहिए, और उसी ओरिजिन सिस्टम से सबको आंसर देना है, ठीक है ना। उसी ओरिजिन सिस्टम से हम लोग जो है आंसर प्राप्त करेंगे और समझेंगे। तो ओरिजिन सिस्टम पे जो है हम लोग जो है एक्सिस सिस्टम में एक ओरिजिन होगा, और उस ओरिजिन पे हम लोग जो है ऑब्जर्वर को रखेंगे, और वो ऑब्जर्वर जो है मोशन का ऑब्जर्वेशन करेगा, ऑब्जर्व करेगा और सारी बातें हमें बताएगा। तो जो कुछ भी हमको जरूरत है स्टडी ऑफ मोशन के लिए, ऑब्जर्वर, स्टॉप वॉच, एक्सिस, ओरिजिन, इन सारे कंपोनेंट्स को जो है, इन सारे घटकों को संदर्भ विन्यास या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। समझ में आया? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई ऑब्जेक्ट नहीं है या कोई मटेरियल कोई खास नहीं है, कंपोनेंट से सबको मिला जुला के फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है, ठीक है ना। कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, संदर्भ विन्यास, एक संदर्भ होना चाहिए, रिलेटिव होना चाहिए, जिसके रिलेटिव में हम लोग जिसके रिस्पेक्ट में सब कुछ बात करेंगे, वो चीज है संदर्भ विन्यास। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी, और इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। किया जाए नोट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ऑब्जर्वर, स्टॉप वॉच, एक्सिस, ओरिजिन, और भी आपको जो कुछ भी लगे जो स्टडी ऑफ मोशन के लिए जरूरत की चीजें हैं, यह भी होना चाहिए। तो उन सारे चीज को, सारे कंपोनेंट्स को जो है क्या बोला जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी संदर्भ विन्यास कहा जाता है। ओके, चलिए ये हो गया हमारा 6 नंबर। ऐसे ऐसे हम लोग 13th तक पढ़ेंगे ना। 6 हो गया, अब 7th पे आया जाए। 7th हमारा है रेट ऑफ चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, भौतिक राशि में परिवर्तन का दर। स्टार्ट नहीं है, बोल रहा है जी, ठीक तो है, चल तो रहा है। बड़ा मुश्किल काम है जी ऑनलाइन शूटिंग करना। कभी कभी पता चलता है सारा लेक्चर हो गया और रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कितना मजा आता है ये आपको ही पता होगा। ये वही बात होगी, फटाफट चार्जिंग में लगाएं, 1% बैटरी था और निश्चिंत होकर सोए हैं, लाइट कट गया, उठे तो 1% भी नहीं रहा, स्विच ऑफ हो गया। क्यों भाई? तो स्विच ऑन ही नहीं किए थे चार्जर का। यही बात होता है हम लोग के साथ भी, ठीक है ना। तो आज जो है लेक्चर 3 है, और लेक्चर 3 में हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे। जिसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो किसी भी मोशन का अध्ययन करना है तो उसके लिए कुछ जरूरत की चीजें होती हैं, उन चीजों को जो है संदर्भ विन्यास यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। नंबर 7, रेट ऑफ
रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज में रेट निकालना है, चेंज का रेट निकालना है, उसके परिवर्तन का दर निकालना है, ठीक है ना। भौतिक राशि में परिवर्तन का दर, भौतिक राशि में परिवर्तन का दर क्या होता है। भौतिक राशि में परिवर्तन का दर समझने से पहले आप हमको ये बताइए कि क्या होता है परिवर्तन, भौतिक राशि में परिवर्तन क्या होता है। भौतिक राशि में परिवर्तन जो है आपको बताया गया है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंजेज आता है तो वह जो है कैसे निकाला जाता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करके निकाला जाता है, अंतिम माइनस आरंभिक करके निकाला जाता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज, भौतिक राशि में परिवर्तन जो है अंतिम मान माइनस आरंभिक मान, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करके हम लोग निकालते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डेल्टा का प्रयोग करते थे और डी का प्रयोग करते थे। डेल्टा का प्रयोग तब होता था जब चेंज बहुत बड़ा हो, सिग्निफिकेंट हो, कुछ मायने रखे, और डी का प्रयोग तब किया जाता है जब चेंज आपका बहुत छोटा हो या फिर चेंज नहीं भी हुआ हो और राशि जो है बहुत छोटी हो, तब भी डी का प्रयोग किया जाता है। ये बात हम लोग पिछले 2 लेक्चर में देख चुके हैं। चलिए आज जो है रेट निकालना है, तो रेट निकालने का मतलब होता है प्रति इकाई में, प्रति यूनिट में कितना चेंजेज आया है उसी को रेट बोलेंगे। जैसे किसी व्यक्ति का वजन जनवरी 01/2022 तो जो है बच्चा है कोई 30 kg का, कितना 30 kg का, और जो है 31 दिसंबर 2022 में इसका जो है 36 kg का हो गया, ठीक है। तो बताइए मास में चेंज आया ना जी। ये आपका जो है इनिशियल मास है, क्या है, इनिशियल मास, आरंभिक द्रव्यमान, और ये आपका फाइनल मास है, अंतिम द्रव्यमान, ठीक ना। MF और MI, इनिशियल मास और फाइनल मास, अंतिम द्रव्यमान और आरंभिक द्रव्यमान है। तो चेंज पूछा जाएगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग, चेंज निकालते हैं सर जी, डेल्टा M बराबर MF माइनस MI, और फाइनल मास कितना है 36 kg है, ओके, माइनस इनिशियल मास 30 kg है सर, 30 kg है, ओके। तो टोटल चेंज कितना आया 6 kg, कितना आया 6 kg, दिख रहा है ना जी, दिख रहा है। टोटल चेंज कितना आया 6 kg आया। अब इस 6 kg के बारे में बात किया जाए कि 6 kg जो चेंज आया है इस सर आया है पूरे 1 साल में, कितना आया है पूरे 1 साल में। हमको बताइए कि 1 मंथ में कितना चेंज आया है, किसमें 1 मंथ में कितना चेंज आया है। तो 1 मंथ में चेंज निकाला जाएगा, तो 1 मंथ में चेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को यहां निकालेंगे, कहा यहां। तो देखिए सर जी टोटल चेंज जो आया है डेल्टा M वह जो है 6 kg आया है, और ऐसा होने में टोटल टाइम जो लगा है वह 12 मंथ्स लगे हैं, लगा है ना जी, 12 महीना लगा है। तो पर मंथ निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा M बाई डेल्टा T करना पड़ेगा, यानी कि 6/12, 6 kg है यानी कि ½ kg
पर मंथ आ जाएगा। आ जाएगा ना जी, हाफ के जी पर मंथ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो पर मंथ निकाल दिए, या इसी का हम लोग पर आवर निकाल देते, पर डे निकाल देते, पर वीक निकाल देते। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, भौतिक राशि में जो परिवर्तन है, चेंज को प्रति निकाला जाए, यानी पर यूनिट में निकाला जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेट। क्या बोलते हैं? रेट। आया समझ में? जैसे एक और एग्जांपल हमारे पास है, मार्केट में जाइएगा, पूछिएगा किसी वेंडर से, सब्जी वाले से, कि भैया आलू कैसे है, तो वो बोलेगा आलू 80 रुपए पंसेरी है। 80 रुपए पंसेरी है, मतलब 80 में 5 किलो है। तो रेट बताओ कितना हुआ? 16 रुपया होगा ना जी। कैसे निकला? तो सर जी टोटल जो दाम है वह 80 रुपया है। कितना का? 5 केजी का। तो 1 केजी का दाम पूछा जा रहा है, इसी को हम लोग जो है रेट बोलते हैं। इसको नोट कर लो एग्जांपल। तो जो है 5 केजी का दाम 80 रुपया है, तो 1 केजी का दाम हाउ मच? तो इसके लिए हम लोग यूनिटरी मेथड का उपयोग करते हैं, तार्किक विधि का भी प्रयोग करके निकाल सकते हैं। तो देखिए सर, टोटल जो है 80 रुपया को आप 5 केजी से भाग दे दीजिए, तो जो यहाँ पे आ जाएगा 16 रुपीज पर केजी, नहीं आ जाएगा? इसी को बोला जाता है रेट। क्या बोला जाता है? रेट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो चेंजेज है, या वो फिजिकल क्वांटिटी है, डिपेंड किस चीज पर करता है। जैसे आपका वजन बढ़ गया था, तो वो डिपेंड किया था टाइमिंग पे। जनवरी 1 से लेके दिसंबर 31 तक आपको एक टाइम इंटरवल मिला, और इस टाइम में आपका जो है मास में चेंजेज आया। तो मास में जो भी चेंजेज आया है वो कब किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। बिल्कुल। तो उसको जो हम लोग भाग दिए हैं, टाइम से भाग दिए। यहाँ जो है आलू का दाम जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? तो पोटैटो का दाम जो डिपेंड कर रहा है, कॉस्ट, वो डिपेंड कर रहा है उसके द्रव्यमान पे, मास पे। जितना ज्यादा वजन लीजिएगा उतना ज्यादा दाम लगेगा, है ना बात? बिल्कुल। तो जिस चीज में वो डिपेंड करता है, जिस चीज पे डिपेंड करता है, उसी चीज से उसको भाग दे दिया जाता है, आपका रेट आ जाता है। ठीक है ना? तो किसी भौतिक राशि में परिवर्तन का दर निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? सुनिए ध्यान से। हम लोग करेंगे उस भौतिक राशि में हुआ परिवर्तन बटे में भौतिक राशि जिस राशि पर निर्भर करता है उसमें हुए परिवर्तन। आया समझ लो? चेंज कितना हुआ फिजिकल क्वांटिटी में, डिवाइडेड बाय चेंज इन दैट फिजिकल क्वांटिटी ऑन विच इट डिपेंड्स। जिस पर यह डिपेंड करता है उसमें कितना चेंज आया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? एज एग्जांपल हम लोग देखा जाए, जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन ले लिया जाए, y बराबर 4x प्लस 2। ठीक है? y बराबर 4x प्लस 2। तो यहाँ पे आपको दो क्वांटिटी दिख रहा है, 4 और 2 तो कांस्टेंट है। यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी जो है, एक y है और दूसरा x है। ये आपको दो वेरिएबल क्वांटिटी दिख रहे हैं। ठीक है ना? चर संख्या दिख रहे हैं। y जो है x पे निर्भर कर रहा है, नहीं कर रहा है? देख लीजिए आप। इफ, यदि x का मान 0 हो जाए तो बताइए y कितना होगा? तो x का मान 0 हो जाता है तो y का वैल्यू 0 इंटू 4 0, 2 आएगा। आएगा ना? 2 आएगा। यदि x का मान 1 हो जाए तो y का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। x बराबर 2 हो जाए तो y का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। एकदम बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि y का जो वैल्यू है, y का जो वैल्यू है वह डिपेंड करता है किस पे? x के वैल्यू पे। किस पे? x का वैल्यू पे। तो हमसे कोई कह दे कि y का रेट निकालिए, तो हम लोग y का रेट x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे? x के रेस्पेक्ट पे निकालेंगे। x के सापेक्ष में ही y का दर निकाला जाएगा, ना कि किसी और के। जिस पे डिपेंड करता है उसी के टर्म में आपको निकालना होता है। बिल्कुल। कैसे निकलेगा? तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा वाई, वाई में कितना चेंज आया, अब बटा डेल्टा एक्स। वाई एक्स पे निर्भर कर रहा था ना, एक्स में कितना चेंज आया,
इस प्रकार से निकालेंगे। तो ये जो आपका टर्म आ गया है एक नया सा, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक बार पूरा इसको साफ किया जाए। आप लोग भी इसको साफ कर लीजिए, निकाल लिख लीजिए, प्रिंट कर लीजिए। आई थिंक हो चुका होगा। चलिए, रेट ऑफ चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन अदर फिजिकल क्वांटिटी ऑन विच। इसको जो है थोड़ा फर्स्ट चेंज इन लिख लेंगे, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, दो क्वांटिटी होगा। चेंज इन फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, चेंज इन फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी ऑन विच फर्स्ट क्वांटिटी डिपेंड्स। ठीक है ना? इस तरीके से आप लिख सकते हैं। भौतिक राशि में परिवर्तन दर पूछा जाएगा तो राशि में परिवर्तन बटा में राशि जिस पर निर्भर है उसमें परिवर्तन। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया जाए। लिख लिए? चलिए डाल रहे हैं। ओके, तो जैसा कि y बराबर 4x प्लस 2 लिए थे, तो यहाँ जो है y डिपेंड्स ऑन x। इस चीज को मैथमेटिकली लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है? इक्वेशन टाइप में, तो y इज द फंक्शन ऑफ x, ऐसे भी लिखा जाता है। y जो है x का फलन है, x में परिवर्तन आएगा, y उसके हिसाब से परिवर्तन हो जाएगा। ओके, चलिए, तो निकालना होगा y में परिवर्तन। तो हम लोग क्या निकालेंगे? x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। तो क्या किया जाएगा? y में परिवर्तन दर निकालना है x के सापेक्ष में। तो कैसे निकलेगा? y में परिवर्तन बटा x में परिवर्तन। ठीक है, y में परिवर्तन बटा x में परिवर्तन। ठीक है ना? इसको जो है डेल्टा y बाई डेल्टा x भी लिखा जा सकता है। आए बात समझ में? ठीक है ना?
अब परिवर्तन दर जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला औसत परिवर्तन दर और दूसरा तात्क्षणिक परिवर्तन दर। औसत परिवर्तन दर किसको बोलेंगे? तो जिसमें जो है चेंजेस सिग्निफिकेंट वैल्यू, बड़ा चेंज हो रहा हो और जिस पर डिपेंड हो रहा है उस भी बड़ा है, भी चेंजेस में बड़ा है, तो ऐसे रेट को जो है, दर को, परिवर्तन दर को औसत परिवर्तन दर कहा जाता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज कहा जाता है। और यदि परिवर्तन बहुत छोटा हो, ठीक है ना, और जिस पे डिपेंड कर रहा है वो भी बहुत छोटा हो, तो ऐसे को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्या बोला जाता है? तात्क्षणिक परिवर्तन दर, ठीक है ना। तो कहीं लिखा हो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो इसका अर्थ यही होता है एक्स के सापेक्ष में वाई का परिवर्तन दर, ठीक है ना। नहीं देखना कि यहाँ वाई पहले लिखे थे, एक्स बाद में, यहाँ एक्स पहले। एक्स के सापेक्ष में वाई का परिवर्तन, जो ऊपर है उसी का परिवर्तन दर होता है, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? तो इंग्लिश में सर जी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई में चेंज निकाला गया है, उसका रेट निकाला गया है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। ओके ओके, नोट कर लिया जाए इसको। हो गया नोट? चलिए इसमें जो है अब हमको देखना है कि रेट ऑफ चेंज जो है दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो पहला होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना। औसत परिवर्तन दर, यह जो है बड़े समय अंतराल के लिए परिभाषित है, इसमें टाइम इंटरवल थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है ना। और एक होता है दूसरा, तो इसमें क्या होता है? तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखेंगे, ठीक है ना। और इसी केस में यदि हम केस बढ़ा दें, यदि परिवर्तन बहुत ही छोटा हो, यानी कि अल्प हो, तो क्या होगा? तो परिवर्तन बहुत ही छोटा या अल्प होगा, तो इस केस में आपका जो है डेल्टा का प्रयोग नहीं होता है। आपको पता है किस चीज का प्रयोग होता है? तो डी का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? डी का। तो वैसे केस में हम लोग लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। क्या लिखेंगे? डी वाई बाई डी एक्स। और इसी को बोला जाता है, जो दूसरा हमारा है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना। तात्क्षणिक परिवर्तन दर, इसी को हम लोग बोलते हैं तात्क्षणिक परिवर्तन दर। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई कुछ भी जिस पे डिपेंड करता है, डी एक्स बाई डी जेड, कुछ भी हो सकता है। राशि में परिवर्तन हो रहा है और वो राशि किस चीज पे डिपेंड करता है, बटा में वो होता है, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग जो है रेट निकालते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार का होता है, इसको याद रखना है, नोट कर लीजिए। पहला एवरेज रेट ऑफ चेंज, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना। हिंदी में इसको तात्क्षणिक परिवर्तन दर और इसको औसत परिवर्तन दर कहा जाता है। तो बिल्कुल आज का टारगेट हम लोग का हुआ समाप्त। तो इसी के साथ हम जो है आपसे विदा लेना चाहेंगे और फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, कुछ मोशन का चीज उसमें डाल के लाएंगे, जैसे वेक्टर क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, इन सारी बातों पे चर्चा किया जाएगा। तो ठीक है, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।